Hello everybody, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra, and in this video I'm going to be discussing with you about Hindu Succession Act of 1956. So till now in my previous videos I've already discussed with you three Hindu laws already pertaining to marriage, adoption, minority, maintenance, guardianship. अब हमारा क्या टॉपिक बचा अबाउट सक्सेशन कि जब एक हिंदू मेल या फीमेल की डेथ होती है तो जो उसका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जिसको हम कोपार्सनरी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो उसमें उसका इंटरेस्ट होता है, वो उसके जो एयर्स हैं, उसके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, उन पे किस तरीके से डिवॉल्व किया जाएगा, उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो सब इस एक्ट के तहत दिया गया है। ये जो एक्ट है 1956 का, ये फोर्स में आया था 18 जून 1956। इस एक्ट में जो हम सक्सेशन की बात कर रहे हैं, वो सक्सेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली। सो आफ्टर द डेथ ऑफ अ हिंदू मेल और अ फीमेल, जो उसके एयर्स उसकी प्रॉपर्टी में जो अपना टाइटल या इंटरेस्ट को इनहेरिट करते हैं, दैट इनहेरिटेंस of the interests in the joint family property, or you can call it the coparcenary property, that is called succession. तो उसके रूल्स इस एक्ट में दिए गए हैं। इस एक्ट में बेसिकली दो तरीके का सक्सेशन रिकॉग्नाइज किया गया है। वन इज़ द टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन डाइज आफ्टर मेकिंग अ विल, तो उस विल में लिखा है कि भैया मेरी डेथ के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे इन लोगों को दी जाएगी और कितनी कितनी दी जाएगी, तो वो तो हो गया टेस्टामेंट्री सक्सेशन। उसके ऑलरेडी रूल्स हैं, विल में बंदा लिख के चला गया। और अगर बंदा मर जाता है विदाउट मेकिंग अ विल, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटेस्टेट। इट्स INTESTATE, इंटेस्टेट। तो अगर बंदा इंटेस्टेट मर जाता है, वहाँ पे जाके बेसिकली ये एक्ट प्ले में आता है। तो द चैप्टर 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, इट डील्स एक्सटेंसिवली विद द रूल्स ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन। अब ये जो इंटेस्टेट सक्सेशन से पहले इट यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप विच वॉज रिकॉग्नाइज बाय दिस लॉ। तो 2005 से पहले बेसिकली जो सक्सेशन होता था वो सर्वाइवरशिप के हिसाब से होता था कि अगर एक हिंदू मेल या फीमेल मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके बेटों को, मेल मेंबर्स को ही जाया करती थी फैमिली में। अब वो सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है 2005 अमेंडमेंट के बाद। अब वो अमेंडमेंट क्या बोलती है, दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग प्रोविजंस। सो नाउ वी नो व्हाट इज सक्सेशन and what the whole act deals with broadly. Now let's get started with chapter number 1, which is all the preliminary stuff. तो section 1 it talks about the extent of the act. तो ये act जो है पूरे इंडिया की throughout the territory applicable है, and after article 370 of the constitution has been abrogated, तो अब ये act जो है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लागू होता है। Section 2 talks about its applicability on Hindus. तो एज द वेरी नेम सजेस्ट, इट्स अ हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये एक्ट जो है सब हिंदुओं पे एप्लीकेबल होता है। अब ये हिंदू कौन होते हैं, सेम डेफिनेशन जो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में भी डिस्कस करी थी। हिंदू बाय बर्थ हो, आप रिलीजन से हिंदू हो, आप बुद्ध हो, सिख, जैन हो, तो आप सबके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। और किस पे लागू नहीं होता, बेसिकली मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूज एंड पासिस, उन पे ये एक्ट लागू नहीं होता। एंड रेस्ट एवरीबडी कैन बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। सेक्शन 3 इज द डेफिनेशन क्लॉज। अब डेफिनेशन में जो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट है, दैट इज सबसेक्शन ACENG। सो 3ACEG। ए से क्या है, ए है तो ए से ही एग्नेट है। सी से क्या है, सी से कॉग्नेट है। पहले एग्नेट और कॉग्नेट को समझते हैं। एग्नेट्स कौन होते हैं, वो लोग जो आपस में रिलेटेड हैं होली थ्रू मेल मेंबर्स। तो जो अगर आप सिर्फ मेल से रिलेटेड हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि बाय ब्लड हो या बाय अडॉप्शन वाले बच्चे हो, आप, डजेंट मैटर। सो इफ़ यू आर कनेक्टेड होली थ्रू मेल्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा के भाई का बेटा, तो बेसिकली और चाचा का बेटा, तो आप एक चाचा के थ्रू कनेक्टेड हो, थ्रू होली या मेल मेंबर, तो आप आपस में क्या हो गए, एग्नेट्स हो गए। तो मेरे चाचा के बच्चे मेरे एग्नेट्स हो गए। कॉग्नेट्स क्या हो गए, आप मेल से रिलेटेड हो बट नॉट होली, मतलब कहीं ना कहीं कोई फीमेल भी इन्वॉल्व हो गई। तो मेरे पापा की बहन के बच्चे, दैट इज़ मेरे बुआ के बच्चे, वो मेरे क्या हो गए, कॉग्नेट्स। तो 3A टॉक्स अबाउट एग्नेट्स होली थ्रू मेल्स। 3C talks about cognates, which is not wholly through males. आप ये नहीं बोलोगे through females, you will say not wholly through males. ये तो हो गया A और C. Now E. Next is E3E. It talks about full blood and half blood. आप फुल ब्लड से किसी से कैसे रिलेटेड होते हो, जब आपका एंसेस्टर कॉमन है। सो जब वो कॉमन एंसेस्टर, उसकी एक बीवी थी, तो उससे जितने भी आपके बच्चे आ रहे हैं, आप जितने भी लोग डिसेंड हो रहे हो, वो सब आपस में क्या हो गए, फुल ब्लड से रिलेटेड हो गए। हाफ ब्लड से कैसे रिलेटेड होते हो, आपका कॉमन एंसेस्टर है, दादा परदादा आपके एक हैं, लेकिन उनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ थी, तो उनके आपस में जितने भी बच्चे हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, बाय हाफ ब्लड। सो दिस इज फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। अगेन इट इज़ द सेम डेफिनेशन विच वॉज गिवन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑल्सो। नाउ दिस इज
ई भी हो गया. अब हम जी देखते हैं. सेक्शन 3 का जी, इट टॉक्स अबाउट इंटेस्टेट. इट डिफाइंस इंटेस्टेट. इंटेस्टेट कौन होता है? आई टोल्ड यू ऑलरेडी, समबडी हु डाइज विदाउट मेकिंग अ विल. तो वो इंसान कौन हो गया? इंटेस्टेट. और इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, उसके प्रोविजंस किस में दिए हुए हैं? चैप्टर 2 में, विच वी गोइंग टू डिस्कस. सो दिस इज अबाउट सेक्शन 3 डेफिनेशन. सेक्शन 4 talks about the overriding effect of this act. It says that after this Hindu Succession Act comes into force, तो जितने भी उससे पहले कस्टम्स, यूसेजेस, लॉज, रूल्स जिसके द्वारा हिंदुओं की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट डिवॉल्व हो रहा था, अब वो नहीं माने जाएंगे. अब उनकी मान्यता ख़त्म है. अब सिर्फ वही रूल्स माने जाएंगे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं, और इसी के द्वारा प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी. सो बेसिकली हिंदू सेक्शन एक्ट जो है, बाकी जो पुराने प्रोविजंस थे जो कि हिंदुओं की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल थे, वो ओवरराइड हो गए, वो ख़त्म हो गए. Section 5 says that where are those areas wherein the Hindu Succession Act does not apply. So these are basically 2 areas. One is सेक्शन 21 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट. ये क्या बोलता है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपकी शादी हुई है, नो मैटर आप हिंदूज थे, वॉट एवर, विच एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, तो सेक्शन 21 बोलता है कि आपकी जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, उसका डेवोल्यूशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होगा ऑफ 1925, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट. तो अगर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई थी, तो आपकी प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन विल हैपन एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925. दैट इज़ वन एक्सेप्शन वेयर दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई. द सेकेंड वन इज़ जहाँ पर कोई रूलर की प्रॉपर्टी, रूलर जैसे इंडिया में वी हैड प्रिंसली स्टेट्स बिफोर पार्टीशन, तो अगर कोई रूलर का एक सिंगल एयर ही है, ठीक है, उसका कोई एक ही उत्तराधिकारी है, उसको उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होनी है, और उस केस में रूलर का सरकार के साथ कोई कॉविनेंट या कुछ अग्रीमेंट हो गया था, तो उस अग्रीमेंट या कॉविनेंट के हिसाब से ही रूलर की प्रॉपर्टी उस सिंगल एयर को दी जाएगी. ठीक है, वही रूल्स एप्लीकेबल करेंगे, उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट विल नॉट कम इन टू पिक्चर. सो दिस इज सेक्शन 1 to 5 द प्रिलिमिनरी स्टफ. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 6 विच टॉक्स अबाउट डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी. अभी जो सेक्शन 6 है, पुराना वाला हटा दिया गया है 2005 के अमेंडमेंट के बाद, और ये नया वाला सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है. इससे पहले आपको एक डेट पता होनी चाहिए. तो 2005 का अमेंडमेंट ये किस दिन लागू हुई थी, बिकॉज जो भी चेंजेस हैं they are applicable from that very date, and it is important for exam purpose of you as well. You just learn the date, that's 9/9/2005, 9th of September 2005. उस दिन ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आई थी, तो जो भी चेंजेस हैं वो उसी दिन से एप्लीकेबल होते हैं. और ये जो अमेंडमेंट आई थी, इट हैड कम बाय वर्च्यू ऑफ द 174th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन. तो उसी रिपोर्ट में लिखा गया था कि भैया जो भी डॉटर्स हैं जॉइंट फैमिली में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, दे ऑल्सो शुड हैव राइट्स इन द प्रॉपर्टी, इन द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी. तो ये 174th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, एंड बाय वर्च्यू ऑफ विच दिस अमेंडमेंट हैड कम इनटू पिक्चर. ये आपको डेट समझ में आ गई. अब सेक्शन 6 में क्या क्या प्रोविजंस हैं, थोड़ा उसको ध्यान से समझते हैं. फर्स्ट, इसका सबसेक्शन 1 बहुत ही क्लियर बोलता है कि जब से अमेंडमेंट आई है उसके बाद से डॉटर्स जो हैं उनका भी राइट in the joint family property, it is same like the sons, and second it is also by birth. तो जैसे ही डॉटर का जन्म होता है किसी जॉइंट फैमिली में, तो उनका राइट भी उस प्रॉपर्टी में उतना ही है और वैसा ही है जितना कि उनके भाइयों का है, जितना उस परिवार के बेटों का है. ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आता है कि डॉटर अगर उसकी शादी हो गई है, क्या तब भी उसका राइट है उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, बिकॉज अब वो अपने हस्बैंड के घर चली गई है एंड ऑलरेडी उसका उस घर में भी प्रॉपर्टी में राइट हो गया. तो डज शी हैव राइट हियर ऑल्सो? सो येस. So whether you're married or unmarried does not matter. You have your rights in the coparcenary property. That is one. अब इसमें 2 cases important है क्योंकि कुछ confusion आई थी after the amendment which was solved by the Odisha High Court in one case and in the Supreme Court. So the first case is Pravachan Patnaik versus Patnaik. This is a 2008 का case by Odisha High Court. तो इस कोर्ट में, इस केस में कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 6 के, जिसमें आप कह रहे हो कि डॉटर्स का भी कोपार्सनर्स वाला राइट बनता है जैसे कि सन्स का बनता है, तो ये उसी दिन से इफेक्ट में आएगा जिस दिन से अमेंडमेंट इफेक्ट में आई है. तो उससे पहले अगर कोई भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एलियनेशन हो चुका है और अगर पार्टीशन हो चुका है, तो उसमें डॉटर्स क्लेम नहीं कर सकती. और एक डेट भी लेजिस्लेचर ने स्पेसिफाई करी हुई है इस केस में. द डेट इज
एक डेट जो है वो है 20 दिसंबर 2004। ये लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी हिंदू सक्सेशन एक्ट में मेंशन कर दिया है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अगर उसका पार्टीशन हो चुका है या पार्टीशन की फाइनल डिक्री कोर्ट से आ चुकी है, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री आ चुकी है या पार्टीशन हो चुका है या उस प्रॉपर्टी का कोई भी प्रकार का एलियनेशन या ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उस सिचुएशन में जो डॉटर्स हैं वो जाकर पार्टीशन को रीओपन करा के अपना शेयर नहीं मांग सकते। तो बेसिकली ये डेट इज़ द टेस्ट। तो इस डेट से पहले जो भी पार्टीशन हो चुका है जिसमें बेटों को राइट मिल चुका है या वो प्रॉपर्टी आगे किसी को बेच दी गई है, एलियनेट हो गई है, तो उसमें डॉटर्स दे डू नॉट हैव राइट। लेकिन 20 दिसंबर 2004 के बाद की जो भी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें अब तक पार्टीशन नहीं हुआ है या अगर हो भी गया है या एलियनेशन हो भी गया है, उसमें जो है डॉटर्स दे कैन गो एंड सीक द राइट। सो द सेम पोजीशन इट वाज क्लियर्ड बाय द उड़ीसा हाई कोर्ट इन द पटनायक वर्सेस पटनायक केस। इसके बाद एक और केस है सुप्रीम कोर्ट का, अगेन अ वेरी फेमस केस विच इज़ प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती, 2016 का केस है। इसमें क्वेश्चन बेसिकली ये आया था कि जो डॉटर्स हैं जब अपना राइट क्लेम कर रही हैं सेक्शन 6 के अंतर्गत, तो क्या वो डॉटर्स ज़रूरी है कि उनका जन्म अमेंडमेंट के बाद होना चाहिए या जो डॉटर्स जिनका जन्म अमेंडमेंट से पहले, दैट इज़ 9/9/2015, 9 सितंबर 2015 से पहले जो डॉटर्स पैदा हो गई, क्या उनका भी उतना ही राइट बनता है बाय बर्थ या आप उसके बाद पैदा हुए हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला डजेंट मैटर दैट योर बर्थ इज़ प्री अमेंडमेंट और पोस्ट अमेंडमेंट, डजेंट मैटर। On the day of amendment, if you were an existing person, if you were a living daughter, it means you have a right. तो अगर अमेंडमेंट आने के बाद अगर आप मर भी जाते हो तो आपके बच्चे का भी राइट बनता है, तो जो आपके एयर्स हैं उनका भी राइट बनता है, प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट यू वर अ लिविंग एग्जिस्टिंग पर्सन, right? So this is section 6 का subsection 1 का explanation. Now if we come to excuse me 6 का subsection 2, it says जब डॉटर को कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलेगा, सो इट विल कम अलॉन्ग विद द इंसिडेंट्स। तो जो इंसिडेंट्स रिलेटेड देयर टू होते हैं प्रॉपर्टी में, चाहे वो कोई चार्ज हो चाहे वो डेथ हो, तो वो भी प्रॉपर्टी के साथ ही आएगा, डॉटर को मिलेगा। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ राइट्स ही नहीं मिलते हैं प्रॉपर्टी में, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल उस पर कुछ रेंट ड्यू है या कुछ क्रेडिटर को डेट देना था, इस तरीके की चीज़ें, तो वो सब भी इट कम्स अलॉन्ग विद द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। दिस इज 6(2). 6 का सबसेक्शन 3 कहता है कि जितने भी पायस ऑब्लिगेशन, नो दैट्स 4th, सो सॉरी द 3rd वन सेज दैट जो भी प्रॉपर्टी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी डॉटर को मिलेगी वो टेस्टामेंट्री या इंटेस्टेट सक्सेशन के द्वारा मिलेगी, सर्वाइवरशिप के द्वारा नहीं मिलेगी। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप इज नाउ गॉन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। तो या तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन होगा सेक्शन 30 के हिसाब से या इंटेस्टेट सक्सेशन होगा एज पर चैप्टर 2 जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। 6 का सबसेक्शन 4 बताता है कि नाउ देयर इज नो मोर पायस ऑब्लिगेशन। पायस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि जिसमें अगर पिता ने कोई ऋण लिया था, कोई पायस ऑब्लिगेशन जो कि वो नहीं चुका पाए और उनकी मृत्यु हो गई, तो उस केस में उनका बेटा या उनका ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन के ऊपर वो लाइबिलिटी आ जाती है कि वो उसको चुकाए। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या है, अमेंडमेंट के बाद कोई भी बच्चा जो है वो बाउंड नहीं है ऐसे अपने पिता की या अपने दादा या परदादा की पायस ऑब्लिगेशन को चुकाएं। बट इसमें भी एक ट्विस्ट ये है कि अगर वो जो कर्ज है वो अमेंडमेंट से पहले का लिया गया था 2005 एज ए 9/9/2005, अगर उससे पहले का डेट था तो वो अमेंडमेंट आने के बाद भी बच्चों को चुकाना पड़ेगा। लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद अगर फादर कोई ऐसा डेट लेता है जो उसकी पायस ऑब्लिगेशन होती है वो नहीं चुका पाता, तो उसमें जो उसके बच्चे हैं, जो तीनों जनरेशन है, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। सो डेट टेकन बिफोर pious obligation continues, debt taken after the amendment there is no more pious obligation, right? And the 5th one, that is 6 का 5th जो है वो ये बोलता है कि कोई भी जो पार्टीशन है अब जो होगा as per section 6, वो जो है पार्टीशन इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। पहले क्या था, ओरल पार्टीशन भी हो जाता था, ओरल एंड रिटन दे वर बोथ रिकॉग्नाइज्ड, बट नाउ द पार्टीशन हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड होने के लिए इट हैज़ टू बी इन रिटन 1, सेकेंड, और इट हैज़ टू बी बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट। जो पार्टीशन हो रहा है वो कोर्ट की डिक्री के हिसाब से हो रहा है, अदरवाइज कोई और प्रकार का जो पार्टीशन है वो मान्य नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 6. For rest of the provisions I'm going to come up with another video very soon, so if you have any doubt, any question, you can drop your comment in the